हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि खिलजी क्रांति के क्या कारण थे और उसका परिणाम। आज हम खिलजी डायनेस्टी की बात करते हैं, खिलजी साम्राज्यवाद की। अब खिलजी कौन थे? खिलजी बेसिकली तुर्क थे, किंतु दीर्घ काल तक अफ़गानिस्तान में रहने के कारण उन्होंने उस देश की आदतों और रीति रिवाजों को अपना लिया था। उनमें से बहुतों ने तुर्क आक्रांताओं के साथ उनके सैनिकों के रूप में और बहुतों ने मंगोल आक्रमणों के समय शरणार्थियों के रूप में भारत में प्रवेश किया और इल्बारी सुल्तानों तथा उनके तुर्की अमीरों की सेवा स्वीकार कर ली। इसलिए दिल्ली के सत्ताधारी इल्बारी तुर्क उनको अपने से भिन्न समझते रहे। वुल्सले, हेग, रॉबर्टी, बार्थॉट आदि विद्वानों ने भी खिलजियों को तुर्क स्वीकार किया है। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। अब हम स्टार्ट करते हैं। खिलजी डायनेस्टी के जो फर्स्ट रूलर था कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जिसका टाइम पीरियड रहा 1290 से 1296, 1290 टू 1296 AD। उसका जो बिगनिंग की जो लाइफ थी, किस तरीके से उसने सिंहासनारोहण किया, कैसे वो बैठा, ये हम पढ़ते हैं। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन के प्रारंभिक जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि उसका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उसके पूर्वज काफ़ी पहले भारत आकर बस गए थे। शायद सुल्तान नासिरुद्दीन के शासनकाल में उसने राज की सेवा प्रारंभ की थी। बाद में उसे शाही अंगरक्षक के पद पर नियुक्त किया गया। कुछ समय बाद उसे समाना का सूबेदार बना दिया गया। यहाँ रहते हुए उसने मंगोलों के विरुद्ध अपनी योग्यता, सैन्य प्रतिभा तथा पराक्रम का अच्छा परिचय दिया और उसकी गिनती योग्य सेना नायकों में की जाने लगी। कैकुबाद ने उसे आरिज़े मुमालिक का महत्वपूर्ण पद प्रदान किया। इसी समय में उसका तुर्की सरदारों से टकराव शुरू हो गया और जिसका अंत खिलजी क्रांति के साथ हुआ। 13 जून 1290 ईस्वी के दिन कीलूकड़ी में जलालुद्दीन का राज्याभिषेक हुआ और वह फिरोज शाह की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा। कब हुआ? 13 जून 1290 किधर? कीलूगढ़ी में। और उसको क्या टाइटल मिला? फिरोज शाह। उस समय उसकी आयु 70 वर्ष की थी। सुल्तान बन जाने के बाद भी उसने दिल्ली में जाने का साहस नहीं किया, क्योंकि तुर्की सरदार और दिल्ली की जनता इतनी जल्दी उसे मान्यता देने की मनह स्थिति में नहीं थे। सामान्य जनता उसे सिंहासन का अपहरण करता मानती थी, परंतु जलालुद्दीन ने अपनी चारित्रिक श्रेष्ठता, उदारता और धार्मिक प्रवृत्ति के कारण शीघ्र ही लोगों का विश्वास जीत लिया। अब उसकी उदार शासन नीति क्या थी? सुल्तान जलालुद्दीन ने नवीन शासन व्यवस्था में खिलजी सरदारों के साथ साथ पुराने तुर्की सरदारों के महत्व को भी नज़रअंदाज नहीं किया। सुल्तान ने बड़े पुत्र को खाना की पदवी देकर राजधानी के निकटवर्ती क्षेत्र का शासक नियुक्त किया। दूसरे बेटे को अरकरी खां की पदवी दी और कुछ समय बाद उसे मुल्तान का सूबेदार बना सीमांत रक्षा का भार सौंप दिया गया। तीसरे बेटे को कद्र खान की और अपने चाचा को ताजुल मुल्क की पदवी दी। अपने बड़े भतीजे और दामाद अलाउद्दीन को अमीर तुज़क का पद और छोटे भतीजे अलमास बेग को अखुर बेग का पद दिया। अपने भाई को योगेश खान की पदवी देकर आरिज़े मुमालिक के पद पर नियुक्त किया। अपने एक अन्य संबंधी अहमद चप को नायब बारबक के पद पर नियुक्त किया। उसने पुराने तुर्की सरदारों ख्वाजा खातिर को वजीर पद पर, फखरुद्दीन को दिल्ली के कोतवाल पद पर और बलबन के भतीजे मलिक छज्जू को कड़ा मानिकपुर के सूबेदार पद पर बने रहने दिया। अन्य बहुत से तुर्की सरदारों को भी उनके पहले के पदों पर रहने दिया गया।
वृद्ध सुल्तान जलालुद्दीन ने प्रेम और सद्भावना के साथ शासन करने का प्रयास किया। वह सबके लिए दयावान था और उसने अपने अमीरों के साथ एक मित्र की भांति व्यवहार किया। उसे रक्तपात तथा कठोर दंड से घृणा थी। यद्यपि उसके मुख्य सलाहकार अहमद चप ने उसे कई बार समयानुकूल कठोर नीति अपनाने की सलाह दी, परंतु ईश्वर भीरू जलालुद्दीन ने कभी उसकी राय पर ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप अमीर और सरदार वर्ग में वह अलोकप्रिय होता गया। उनका तर्क था, जो शासक न तो शत्रुओं को समुचित दंड दे सकता है और न मित्रों को समुचित पुरस्कार, वह ताज को धारण करने योग्य नहीं है, और ऐसे शासक के प्रति निष्ठा रखने से कोई लाभ नहीं। वस्तुतः उस युग में इस प्रकार की उदार नीति के लिए कोई स्थान नहीं था। मलिक छज्जू का विद्रोह। 1290 की ही बात है। सुल्तान की असाधारण विनम्रता ने लोगों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया और उसके राज्याभिषेक के लगभग 2 माह बाद ही बलबन के भतीजे मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया। उसने सुल्तान मुगिसुद्दीन की उपाधि धारण की और सिंहासन पर अधिकार जताने के लिए दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। अवध का सूबेदार मलिक अमीर अली और कुछ अन्य तुर्की सरदार भी उसके साथ मिल गए। विद्रोह की सूचना मिलते ही जलालुद्दीन स्वयं विद्रोह को दबाने के लिए चल पड़ा। सुल्तान के पुत्र अरकली खान ने बाढ़ से भरी काली नदी को पार कर विद्रोहियों पर अचानक आक्रमण कर दिया। विद्रोही परास्त हो गए। मलिक छज्जू सहित अन्य बहुत से तुर्की सरदारों को बंदी बना लिया गया और बदायून में सुल्तान के सामने पेश किया गया। विद्रोही बंदियों की दुर्दशा देखकर सुल्तान द्रवित हो उठा और उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार किया। उसने लज्जित तुर्की सरदारों से कहा कि आपने अपने पुराने सुल्तान के वंशज का समर्थन करने के लिए तलवारें उठाकर बेईमानी का नहीं अपितु ईमानदारी का काम किया है। सुल्तान के पुत्रों ने उसकी नीति का काफ़ी विरोध किया, परंतु सुल्तान का एक ही तर्क था कि सुल्तनत के लिए वह मुसलमानों का रक्त बहाने के लिए तैयार नहीं। अरकली खान को मुल्तान की सूबेदारी देकर मुल्तान भेज दिया गया और मलिक छज्जू को भी उसी की देखरेख में रखा गया। कड़ा माणिकपुर की सूबेदारी उद्दीन खिलजी को प्रदान की गई। अन्य विद्रोहियों को क्षमा कर दिया गया। देन उसके बाद में डाकुओं तथा ठगों के प्रति दयालुता का व्यवहार। सुल्तान की उदारता का लाभ उठाकर दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में डाकुओं और ठगों की बन आई। उनकी गतिविधियों से जनता में भय व्याप्त हो गया। सुल्तान के आदेश से उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई और उन्हें पकड़कर सुल्तान के सामने पेश किया गया। सुल्तान ने उन्हें सजा देने के स्थान पर ऐसे काम न करने का उपदेश देकर सभी को रिहा कर दिया। दूसरी बार जब लगभग 1000 ठगों को पकड़कर उसके सामने लाया गया तो उसने उन्हें बंगाल छोड़ आने का आदेश दिया। ऐसा कहा जाता है कि जो अधिकारी उन्हें छोड़ने गए थे उनके दिल्ली वापस आने के पूर्व ही बहुत से अपराधी घर लौट आए थे। अपराधियों के प्रति ऐसी उदार नीति से सुल्तान अपने ही अधिकारियों की आलोचना का शिकार बन गया। फिर नेक्स्ट आता है अमीरों का षड्यंत्र। सुल्तान के शांत और क्षमाशील स्वभाव ने अमीरों को असंतुष्ट बना दिया और वे खुले आम कहने लगे कि सुल्तान को शासन करना नहीं आता। अमीरों की दावतों तथा गोष्ठियों में सुल्तान को अपदस्थ करने के षड्यंत्र रचे गए। जाते एक दिन मलिक ताजुद्दीन के यहाँ हुई संगोष्ठी में अमीरों ने सुल्तान के बारे में असंयत भाषा का प्रयोग किया। किसी ने कहा कि वह सुल्तान को ककड़ी खीरा की तरह काट डालेगा। किसी ने सुझाव दिया कि उसे पदच्युत कर ताजुद्दीन को सुल्तान बना देना चाहिए। जब जलालुद्दीन के पास उसकी जानकारी पहुंची तो उसे क्रोध चढ़ाया। उसने भरे दरबार में उन अमीरों को फटकारा और अपने साथ लड़ने का निमंत्रण किया, परंतु अंत में सभी को क्षमा कर दिया। दंड स्वरूप उन अमीरों को 1 वर्ष तक अपनी जागीरों में ही रहने का आदेश दिया गया। नेक्स्ट, सीदी मौला का षड्यंत्र। एक को षड्यंत्र रचा गया, परंतु इस बार जलालुद्दीन ने अपने शांत एवं उदार व्यवहार के विपरीत निर्ममता का व्यवहार किया। सीदी मौला ईरान से आया हुआ एक फकीर था, दिल्ली में बस गया था। बड़े बड़े अमीर उसके पास आने लगे, जिससे उसमें राजसत्ता प्राप्त करने की इच्छा प्रबल होने लगी। उसने एक खानका मठ बनवाया और जहाँ हजारों निर्धनों को भोजन कराया जाता था। इतना रुपया कहाँ से आता था इसकी ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। खानका में
अमीर लोग राजद्रोह और षड्यंत्र की बातें क्या करते थे। यह तय किया गया कि शुक्रवार की नमाज के दिन सुल्तान को खत्म कर दिया जाए, सीदी को खलीफा घोषित कर दिया जाए और बलबन के अमीरों और उनके पुत्रों को महत्वपूर्ण पद प्रदान किए जाए। सुल्तान को षड्यंत्र की जानकारी मिल गई और उसने सीदी को दरबार में बुला भेजा। सीदी ने राजनीति में भाग लेने तथा किसी प्रकार के षड्यंत्र की जानकारी से साफ इनकार कर दिया। क्रोधित सुल्तान ने अपने अनुचरों से इतना ही कहा कि मौला से मेरा बदला लो। अरकली खान के संकेत पर सीदी मौला का अंत कर दिया गया। इतिहासकारों का मानना है कि इस समय दिल्ली की राजनीति में दो गुट बन गए थे, एक बड़े शहजादे खाने खाना का और दूसरा अरकली खान का। दोनों ही सिंहासन के दावेदार थे। खाने खाना का सीदी के पास आना जाना था, अतः अरकली खान ने अवसर मिलते ही उसे ठिकाने लगा दिया। नेक्स्ट, सैनिक अभियान। अपने शासनकाल में स्वयं सुल्तान ने दो सामरिक अभियान किए। पहला अभियान रणथंभौर के विरुद्ध 1291 ईस्वी में किया गया था। रणथंभौर में इस समय राणा हम्मीर का शासन था। सुल्तान ने पहले जहाई पर आक्रमण किया। उसने दुर्ग और आसपास के गांवों को जीत लिया और मंदिरों को नष्ट किया और इसके बाद वे रणथंभौर पहुंचा, परंतु दुर्ग की अभेद्यता से घबराकर वापस लौट गया। अमीरों के पूछने पर उसने कहा कि हिंदुओं के दुर्गों की तुलना में उसे अपने सैनिक अधिक प्रिय है और वह मुसलमानों का बेकार में रक्त बहाना नहीं चाहता। वास्तविकता यह थी कि हम्मीर की शक्तिशाली मोर्चाबंदी को परास्त करके रणथंभौर पर अधिकार जमाना दुष्कर कार्य था, अतः अपनी कमजोरी पर पर्दा डालने के लिए उसे इस प्रकार के विचारों का सहारा लेना पड़ा। सुल्तान का दूसरा अभियान मंदौर के विरुद्ध हुआ। इस क्षेत्र पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था, परंतु कुछ वर्षों पूर्व राजपूतों ने तुर्कों को खदेड़कर इस पर पुनः अपना अधिकार जमा लिया था। इस बार सुल्तान को सफलता मिली। मंदौर पर शाही सेना का अधिकार हो गया। नेक्स्ट, मंगोलों के विरुद्ध अभियान। 1292 ईस्वी में अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कर दिया और सुनाम तक बढ़ आए। सूचना मिलते ही सुल्तान भी एक विशाल सेना के साथ सिंधु तक जा पहुंचा और एक घमासान युद्ध में मंगोलों को परास्त किया। हजारों मंगोलों को बंदी बना लिया गया। दोनों पक्षों में शीघ्र ही संधि हो गई और अब्दुल्ला वापस लौट गया, परंतु चंगेज खान का एक पौत्र उल्लुग ने अपने अनुयायियों सहित इस्लाम स्वीकार कर लिया और वे सुल्तान की अनुमति से दिल्ली के आसपास ही बस गए। वे लोग नव मुसलमान कहलाए और सुल्तान ने उदारता पूर्वक उनकी जीविका की व्यवस्था की। अब आते हैं अलाउद्दीन का सैनिक अभियान। ये हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।